नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की इस विशेष करंट अफेयर्स की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी परीक्षा तक मतलब इस माह जो समाप्त हो रहा है इसके बाद दिसंबर लास्ट तक करंट अफेयर्स इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको जो 35 प्रश्न हैं उनमें से आप कम से कम 30 प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। और ऐसा हुआ भी है। उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ज़्यादातर प्रश्न आप कह लीजिए लगभग 75% प्रश्न जो है आपके साप्ताहिक प्रोग्राम से आए थे और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी ऊर्जा के साथ एक बार फिर से आप सबके साथ लगा हूँ कि करेंट अफेयर्स जो कि एक स्कोरिंग है आपके लिए 30 से 35 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है। जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें करंट अफेयर्स आपके लिए शुमार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम है। रात्रि 11 बजे का कार्यक्रम है, तो ध्यान से चीज़ों को समझना है। जो ना समझ में आए, जैसे ही आपका ये लाइव समाप्त होता है, उस दिन भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ फिर से, जैसे ही आपका लाइव समाप्त होता है तुरंत आपको जुड़ जाना है। कहाँ से जुड़ेंगे आप तुरंत जाएंगे आज़ाद बीपीएससी के फेसबुक पेज पर, और उस फेसबुक पेज पर मैं लाइव रहूंगा और वहां पे आपकी जो भी समस्याएं होंगी इस सेशन से संबंधित, वहां से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो लाइव समाप्त होने के बाद यदि आपके कोई डाउट हैं तो तुरंत आपको फेसबुक पेज पर लाइव जो सेशन चल रहा हो वहां पर आना है। फेसबुक पेज की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर दी हुई है, उस लिंक का उपयोग करें, फेसबुक पेज मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे थोड़ा सा रोल करेंगे नीचे की तरफ तो आपको लाइव सेशन का जो वीडियो रहेगा वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपके समस्याओं का संपूर्णतः समग्रता से विधिवत तरीके से निदान किया जाएगा। ठीक है, हमारा प्रयास है कि आपको 100% 100% आपको संतुष्ट कर सकें जो भी आपके डाउट हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए आज 2 से 3 टॉपिक लेकर मैं आपके साथ आया हूं, और कल से ये जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी इसको हम प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे, और कल से हम प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रयास करेंगे कि एक महीने में यदि हम 20 प्रश्न डेली देख रहे हैं तो कम से कम 600 प्रश्न हमारे हल होंगे। 600 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हल होंगे उनसे जुड़े हुए जो विविध तथ्य मैं बताता हूं, यदि आप उनको भी कंठस्थ करते हैं, उनको भी दिमाग में रखते हैं, तो कम से कम 2 से 2,500 प्रश्न, 2 से 2,500 टॉपिक आपके तैयार होते हैं। और यदि इतने हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में से आपके प्रश्नों के रूप में मिलेंगे। चलिए, तो आज का जो पहला है टॉपिक, ये हम बात करने वाले हैं विजय सांस्कृतिक महोत्सव की। किसकी बात करने वाले हैं? विजय सांस्कृतिक महोत्सव की हम बात करने वाले हैं। विजय सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब किस तरह महत्वपूर्ण है अभी मैं बताता हूं, तो नोट करिएगा इसको, विजय सांस्कृतिक महोत्सव। और आपसे विनम्र निवेदन है कि नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, और नोट्स में कई भागों में आपको नोट्स बनाने। जैसे यदि मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करूं तो वह राष्ट्रीय घटनाक्रम A4 साइज का पेज ले लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करूं तो उसको राष्ट्रीय घटनाक्रम में, राज्यवार यदि मैं किसी राज्य के बारे में विशेष रूप से बता रहा हूं तो आप उसको अलग नोट कर लीजिए। विशेष रूप से जो आपके आस पड़ोस के राज्य हैं उनके बारे में यदि कुछ फैक्ट बताता हूं उसको अलग नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अलग नोट करना है। यदि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कुछ बताएं, नवाचार बताएं, तो उसको अलग नोट करना है। यदि हम किसी संस्था के बारे में विशेष रूप से बताएं, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, इन सब के बारे में बताएं, नासा हो गया, तो उसको अलग नोट करना है, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। एक ही में मिक्स कर लेंगे तो आपके लिए चुनौती रहेगी, समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। और करंट अफेयर्स रटने की चीज नहीं है, समझने की, लिंक करने की चीज है। साप्ताहिक प्रोग्राम जो लोग देखते रहे होंगे, लिंक करना उनको अच्छे से आता होगा। चले, विजय सांस्कृतिक महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें विजय सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया ये कोलकाता में किया गया। ठीक है, कोलकाता में किया गया। अब बात आती है कोई भी महोत्सव है तो कौन मना रहा है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। विशेष रूप से आप जानते हो बांग्लादेश मुक्ति दिवस, आप जानते हैं वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। तो 1971 को अब यदि हम देखें तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो बांग्लादेश मुक्ति
और भारत पाक युद्ध के 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों कर रहे हैं ये हमने समझ लिया, किसके द्वारा किया जा रहा है ये हमने समझ लिया कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हो कि 16 दिसंबर वर्ष 2021, 16 दिसंबर वर्ष 2021 ये तिथि याद रखना है, क्योंकि इस दिन यदि हम बात करें तो ये जो तिथि है इस दिन पूरे 50 वर्ष इन घटनाक्रम के हो जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ फैक्ट जो इसको लेकर आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो विजय सांस्कृतिक महोत्सव सिर्फ कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष महोत्सव के रूप में पूरे भारत में आपको कार्यक्रम देखने को मिल जाएंगे इससे संदर्भित, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आई कि बांग्लादेश की भी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो बात आ रही है यहाँ पे भारत बांग्लादेश संबंधों की। ठीक है, भारत बांग्लादेश संबंधों की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के बारे में सबसे पहली बात कि किसी भी देश की बात करें, विशेष रूप से हम सार्क देशों की बात करें, बिम्स्टेक देशों की बात करें, तो इनके जो राजधानियां हैं वो भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ मुद्राएं भी पता होना चाहिए। तो यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा आपको पता है टका, और जब बात आती है टका तो आप जानते हो सल्तनत कालीन में भी 2 मुद्राएं चलती थी सल्तनत काल में, टका और जीतल। अब आपको बताना है कि जो है टका, और ये होमवर्क है आपका क्योंकि इतिहास तो आप पढ़ चुके हैं, तो टका और जीतल जो है ये किस प्रकार की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी, तांबे की मुद्रा थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इतिहास आप पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि सल्तनत काल में भी 2 मुद्राएं इस तरह की होती थी। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, और मुजीबुर रहमान आप जानते हो इनको फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी? इन्होंने महात्मा गांधी के लिए जादूगर शब्द प्रयोग किया था। तो ये भी याद रखना है कि शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी के लिए जादूगर शब्द प्रयोग किया है। महात्मा गांधी की कुछ और उपाधियां हैं जो लगातार चर्चा में रहती हैं, जैसे आप महात्मा भी उपाधि किसी के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता की भी उपाधि किसी के द्वारा दी गई थी। तो क्या आपको पता है कि किसने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से नवाजा, या राष्ट्रपिता शब्द किसने दिया महात्मा गांधी को? तो सबसे पहले नाम याद आना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था गांधी जी को, तो ये तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। बात आई राष्ट्रपिता की, तो राष्ट्रपिता शब्द जो था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ये भी याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब कोविड के बाद जनजीवन सामान्य हुआ तो उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली यात्रा की थी बांग्लादेश की, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अपनी पहली यात्रा बांग्लादेश की किया था भारतीय प्रधानमंत्री ने। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि बांग्लादेश, क्योंकि 1971 की हम बात कर रहे हैं, तो 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। तो इन शहीद भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश क्या बना रहा है? अपने यहाँ बना रहा है स्मारक। और क्या बना रहा है? एक सड़क बना रहा है जिसका नाम है स्वाधीनता सड़क। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वाधीनता सड़क का निर्माण कहां पर हो रहा है, तो आपको बताना है स्वाधीनता सड़क का निर्माण भारत और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है। कौन से देश भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बना रहे हैं? तो एक तो है बांग्लादेश और दूसरा है इटली। इटली का एक शहर है जिसका नाम है कसिनो। तो इटली का जो कसिनो शहर है, यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक कहां बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है इटली का कसिनो शहर। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1971 की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद सैनिकों के लिए स्मारक कौन बना रहा है, तब आपको टिक करना है बांग्लादेश। तो 2 जगह स्मारक बन रहे हैं, आपको पता होना चाहिए।
आपको याद होगा कि इटली की यात्रा पर पूर्व के दिनों में गए थे हमारे थल सेनाध्यक्ष नरवाने साहब, गए थे कसिनो शहर की यात्रा पर, और इन्होंने ही इस स्मारक का उद्घाटन किया था। जब ये इटली दौरे पर गए हुए थे उसी दौरान इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। और इटली दौरे के बाद आप जानते हो उसी दौरे में ये म्यांमार की भी यात्रा पर गए थे। म्यांमार आप जानते हो राजधानी है नेपिदा, वर्तमान समय में सैन्य शासन यहाँ पे चल रहा है, जुंटा शासन बोलते हैं, सैन्य शासन यहाँ पे चल रहा है। म्यांमार में एक प्रोजेक्ट था जो था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और इसकी भी चर्चा हुई थी, इसमें तेजी लाने की बात की गई थी जब थल सेनाध्यक्ष गए हुए थे। जब कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कोलकाता बंदरगाह को सितवे पोर्ट से। सितवे पोर्ट है म्यांमार में, कोलकाता पोर्ट है आपके भारत में पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता को सितवे से जोड़ता है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। सितवे कहाँ पे पड़ता है, तो सितवे पड़ता है रखाइन प्रांत में। कहाँ पड़ता है, सितवे पड़ता है रखाइन प्रांत में। रखाइन प्रांत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रोहिंग्या का विवाद था, रोहिंग्या जो यदि हम बात करें तो रखाइन प्रांत से ही शुरू हुआ था। तो रखाइन प्रांत भी हमें याद रखना है रोहिंग्या के संबंध में। रोहिंग्या के संबंध में क्योंकि बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो कॉक्स बाजार याद रखना है, कॉक्स बाजार, ठीक है, कॉक्स बाजार, क्योंकि रोहिंग्या की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो बांग्लादेश में रहती है, और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोहिंग्या की आबादी रहती है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि एक द्वीप चर्चा में था पिछले दिनों रोहिंग्या के संदर्भ में, जिसका नाम था भाषण 4 द्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है, भाषण 4 द्वीप यदि पूछ लिया जाए कि कहां पर है तो आपको बताना है कि ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, भाषण 4 द्वीप। और बात थी कि इसी भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या को कॉक्स बाजार से हटाकर रखा जाएगा, जिससे वो बांग्लादेश के आंतरिक भागों में ना फैल सकें, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। इस पे वैश्विक स्तर पर इसकी आलोचना की जाने लगी, जिसके बाद से ये प्रोजेक्ट अभी अस्थायी रूप से यदि हम बात करें तो अस्तित्व में नहीं है। तो भाषण 4 द्वीप भी आपको याद रखना है रोहिंग्या के संदर्भ में। इसके साथ साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो आपको यह भी पता होगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो इन्होंने एक नई ट्रेन की शुरुआत की थी। क्या नाम था उसका, मिताली एक्सप्रेस। ये भी याद रखना है, मिताली एक्सप्रेस अभी तक शुरू नहीं हुई है, जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो मिताली एक्सप्रेस भी आपको याद रखना है। साथ यह भी याद रखना है कि बांग्लादेश और कोलकाता की बात हो रही है, तो कोलकाता आप जानते हो हुगली नदी के तट पर है, ये नदी भी आपको याद रखना है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। साथ ही साथ यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था आम की एक विशेष प्रजाति जिसका नाम था फौजिल आम। पूछा जाएगा आपसे कि फौजिल आम जिसको सबसे पहली बार बहरीन को निर्यात किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो फौजिल आम किस राज्य से संबंधित है, फौजिल आम संबंधित है पश्चिम बंगाल के मालदा से। तो यह भी याद रखना है, मालदा से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की आम की 2 और प्रजातियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला क्या है, खिरसापत्ती, ये याद रखना है, खिरसापत्ती ये आम की प्रजाति है। दूसरा है लखन भोग। यदि आपसे पूछ लिया जाए लखन भोग क्या है, तो लखन भोग ये आम की एक विशेष प्रजाति है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो तीनों आम की प्रजातियों को भी आपको याद रखना है। भारत बांग्लादेश की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, और इस सीमा की रखवाली करता है बीएसएफ। और बीएसएफ के बारे में आपको पता होगा, हाल ही में इसके नए डीजी बनाए गए थे पंकज कुमार सिंह। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डीजी हैं। इतनी जानकारी आपको यहां से होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश मित्रवत संबंध हैं, तो हमारे कुछ सैन्य संबंध भी हैं। तो सैन्य संबंधों के अंतर्गत हम 2 सैन्य अभ्यास करते हैं। कौन कौन से, पहला करते हैं बोंगो सागर, दूसरा करते हैं संप्रीति। तो ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए भैया कि बोंगो सागर कहाँ पे होता है किसके साथ, और संप्रीति किसके साथ होता है, ये दोनों जानकारी आपको
होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप पढ़ोगे, जब 20 प्रश्न जो हम देखने वाले हैं कल से, उन 20 प्रश्नों की चर्चा इसी प्रकार से होगी। प्रश्न हो गया, इसके बाद जहां तक हम लिंक कर पाएंगे एक निर्धारित समय में, वहां तक चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे और इससे आपकी चीजें बेहतर होंगी, ये आप विश्वास बनाए रखिए। तो आपको भी प्रयास करना है, जितने फैक्ट बताए जाएं उतने नोट करें। कल एक भाई साहब थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर जापान के बारे में इतना डिटेल नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था जापान के बारे में? कुछ शहरों के नाम बताए थे, जैसे कि मैंने बताया सेंदई, मैंने बताया नागोया, मैंने बताया क्योटो, मैंने बताया मिनीमाता। अब शायद उनको नहीं पता कि मिनीमाता, नागोया, क्योटो और ये जो सेंदई, ये जो सारे शहर मैंने बताए कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, सेंदई फ्रेमवर्क समझौता हुआ था, मिनीमाता कन्वेंशन हुआ है, नागोया प्रोटोकॉल हुआ है, सभी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं आपके पर्यावरणीय दृष्टि से, तो ये महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए शहरों के नाम बताए गए। यहाँ पे कोई, जैसे टोक्यो मैंने बताया, क्यों? क्योंकि टोक्यो के बारे में पूछा जा सकता है कि टोक्यो जापान का राजधानी शहर है, ये किस द्वीप पर स्थित है। नहीं यकीन है, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र यदि आपके पास भूगोल के हैं, पलट लीजिएगा, ठीक है, और आसानी से जापान से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं क्रम लगाने को आ जाएगा कि इनका क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण इन द्वीपों का, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको पता है भाई कहां से पूछे जाएंगे, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ो। यदि आप आश्वस्त हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा यही, तो आप फिर वही पढ़िए, ठीक है, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए, बाकी लोगों को ना डिस्टर्ब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों? ई श्रम पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, और आपको बता दें ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा पंजीकरण कराने वाला जो राज्य है आपका, वो है बिहार। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है ई श्रम पोर्टल पर। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो आता है ओडिशा। तीसरे स्थान पे कौन सा आता है? तीसरे स्थान पे आपका आता है यूपी। तो याद रखना है, ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा पंजीकरण बिहार से हुआ है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ई श्रम पोर्टल का मतलब क्या है? देश में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए इसको बनाया गया। तो कहने का मतलब है बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, बिहार में असंगठित मजदूर सबसे ज्यादा हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें पहले स्थान पे आ गया तो राज्य की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि नहीं है, ठीक है। तो बिहार, उड़ीसा और यूपी तीनों को याद रखना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए इसको बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जिनका डेटा इसमें रहेगा उनको ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा, और उस कार्ड के माध्यम से वे पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में अस्थायी रूप से जहां रहते हो या अस्थायी रूप से किसी राज्य में रहते हो, तो सामाजिक सुरक्षा और रोजगार कार्यक्रमों का जो भी केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी उसका लाभ उनको मिल सकेगा। अभी तक यह नहीं हो पाता था, क्योंकि यदि आप राज्य से बाहर निकल गए तो आप सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाते थे। तो उसी को ध्यान में रखते ये किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई इस तरह का असंगठित क्षेत्र का मजदूर है और इस पोर्टल पर उसका पंजीकरण है और उसको अस्थायी विकलांगता हो जाती है, तो परिवारजनों को 2 लाख, आंशिक विकलांगता पर परिवारजनों को 1 लाख रुपए देने का भी प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का चैनल है, बिहार के आप हैं, तो निश्चित रूप से पता होगा कि फागू चौहान यहाँ के हैं राज्यपाल, और मुख्यमंत्री हैं हमेशा चर्चा में रहने वाले नीतीश कुमार जी, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो गए और फागू चौहान यहाँ के हो गए राज्यपाल। अब आपको बता दें बिहार कुछ चीज़ों में और में प्रथम स्थान पे आ गया। जैसे बिहार पहला राज्य है जिसने एथेनॉल प्रमोशन को अपनाया है, याद कर लीजिएगा, एथेनॉल प्रमोशन को अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है। आप यह भी याद कर लीजिएगा कि भारत का पहला राज्य है बिहार जहां पर 2 हरित शहर बन रहे हैं। भारत का पहला राज्य है बिहार जहां पर 2 हरित शहर बन रहे हैं, और ये दोनों शहर भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। पहला है राजगीर और दूसरा है बोधगया। याद रखिएगा, राजगीर और बोधगया भारत के पहले 2 हरित शहर हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजगीर के संबंध में यह भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एक बन रहा है खेल विश्वविद्यालय, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे खेल स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है।
तो राजगीर में खेल स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार का एक स्थान है अक्सर चर्चा में रहता है, नाम है भागलपुर। अब भागलपुर वाले जान गए होंगे कि क्यों चर्चा में रहता है। भागलपुर, सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम है अश्वगंधा कॉरिडोर, ये आपको याद रखना है, अश्वगंधा कॉरिडोर। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक गांव है जिसको बोलते हैं कहलगांव। और कहलगांव क्यों मशहूर है? इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन सफारी प्रारंभ हुई है, डॉल्फिन सफारी प्रारंभ हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर डॉल्फिन की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होगा कि यहीं पर है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, ये भी पता होगा। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी कहाँ पर है? भागलपुर में है। और जब हम डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से गंगा डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी घूम आइए। उत्तर प्रदेश में है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बनाया जा रहा है डॉल्फिन रिजर्व, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिजर्व होगा ये भी आपको याद रखना है। साथ ही यह भी याद रखना है कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरठ में, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेरठ में ये बनाएंगे खेल विश्वविद्यालय। और इस खेल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर होगा? मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी डॉल्फिन के बारे में अक्सर मैं करंट अफेयर्स में बताता रहता हूं। जब मैं शुरुआत करता हूं उड़ीसा से, इरावदी डॉल्फिन से, तो किसी दिन उड़ीसा की बात होगी तो वहां से समग्रता से हम चीजों को सीख लेंगे। इतना याद रखिएगा कि पटना है, पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है पटना विश्वविद्यालय में, जिसको बाद में भागलपुर स्थानांतरित करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। अभी पिछले दिनों भारत के 2 समुद्री बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। एक का नाम था कोवलम और दूसरे का नाम था ईडेन, ठीक है। कोवलम और ईडेन। कोवलम बीच जो था यह है तमिलनाडु में, और ईडेन बीच पड़ता है पौंडुचेरी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोवलम है तमिलनाडु में, ईडेन है पौंडुचेरी में। सिर्फ नाम देके इसमें पूछा जाएगा। और इसी के साथ भारत में समुद्री बीचों की कुल संख्या जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है हो गई है 10। इससे पहले 8 को मिला था, जिनमें शिवराजपुर था, जिनमें घोघला था, जिनमें कासरगोड था, जिनमें पदबिद्री था, जिनमें राधानगर बीच था, जिनमें कप्पड़ बीच था। बार बार बताया है तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। ऋषिकुंडा हो गया। तो ये सारे समुद्री बीच थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भाई हाल ही में चर्चा में रहा कोवलम बीच किस राज्य से संबंधित है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि कोवलम बीच तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इसके कुछ मानक होते हैं। जैसे सबसे पहला मानक होता है कि स्नान के पानी की गुणवत्ता कैसी है। दूसरा मानक होता है समुद्र तटों पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा कैसी है। तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन पर किस तरह से ये कार्य कर रहा है। और चौथा है कि क्या उस समुद्री बीच पर पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं, क्या पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये 4 से 5 कुछ मानक होते हैं और इन्हीं मानकों के आधार पे इनका चयन किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं हम मिलेट मिशन की। किस मिशन की बात करने वाले हैं? मिलेट मिशन, मिलेट मिशन, ठीक है। इसको बाजरा भी कहते हैं, मिलेट को बाजरा भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मिलेट मिशन, मिलेट मिशन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की योजना है और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को बाजरा केंद्र बनाने की योजना है। पूरे भारत में बाजरा केंद्र बनाने के लिए ये प्रयास है मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा पिछले दिनों एक भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई थी, नाम था वासुकी, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, कई बार मैंने बताया। और ये जो ट्रेन थी ये भिलाई से बिलासपुर के बीच चलाई गई थी,
भिलाई से बिलासपुर के बीच चलाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि ये लंबाई जो थी 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, 5 इंजन इसमें खींचने के लिए थे, 295 बोगियां इसमें थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है कितने किलोमीटर की थी, किन स्थानों के बीच चलाई गई वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ वासुकी है क्या ये पता होना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले जो सबसे बड़ी ट्रेन हुआ करती थी मालगाड़ी, उसका नाम था शेषनाग। शेषनाग जो मालगाड़ी थी, इसको 4 ट्रेनों को जोड़ के बनाया गया था। शेषनाग से पहला था, इसका नाम था एनाकोंडा। एनाकोंडा जो था ये 3 ट्रेनों को मिलकर बनाया गया था। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ ले भैया शेषनाग एनाकोंडा क्या है, और वहां पे शेषनाग और एनाकोंडा पूछ लिया जाए और वहां पे सिर्फ जानवरों के नाम नहीं दिए हुए हैं, बाकी सब दिया हुआ, तो कहां टिक करोगे, मालगाड़ी है यहां पे टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेषनाग, एनाकोंडा, वासुकी, ये सभी की सभी मालगाड़ियां हैं भारत की। सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, इससे पहले थी शेषनाग और उससे पहले था एनाकोंडा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेमरू नामक नया हाथी रिजर्व बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पिछले दिनों पता होगा एक नया टाइगर रिजर्व भारत में बना था जिसका नाम था तिमोर पिंगला। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलाए गए थे, एक तो तिमोर पिंगला जो आपका अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मिलाया गया, और इसी में कुछ भाग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सम्मिलित किए गए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के कुछ भागों को सम्मिलित करते हुए भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला को मिलाकर, तिमोर पिंगला और गुरु घासीदास के कुछ भाग को मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये छत्तीसगढ़ से संदर्भित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ का चौथा, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। 3 अन्य कौन से हैं, पहला था उदंती सीतामढ़ी, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है, उदंती सीतामढ़ी। ठीक है, उदंती सीतामढ़ी। दूसरा आपको पता होना चाहिए इंद्रावती। तीसरा आपको पता होना चाहिए अमरकंटक अचानकमार, अमरकंटक अचानकमार। उदंती सीतामढ़ी, इंद्रावती, अमरकंटक अचानकमार, ये 3 टाइगर रिजर्व पहले से थे छत्तीसगढ़ में, ये चौथा बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण भारत का ये 53वां है। इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले 52वां बना था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कन्वर्ट किया गया था टाइगर रिजर्व में, वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी धारा थी 38VI। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत 38VI धारा के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और बात हो रही है बाघ की, तो आपको पता होगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना होगा। जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व था जिसको 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो नाम आता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व यदि हम बात करें तो पेंच टाइगर रिजर्व याद रखना है, महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ऊंचाई में यदि हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रखना है सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व। ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर से एक व्यक्ति चर्चा में आए थे जिनका नाम था कैलाश सांखला। इनका नाम आपको याद रखना है, कैलाश सांखला। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया था प्रारंभ में तो इन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर में सफलता से कार्य करने के कारण कैलाश सांखला को
एक नाम दिया गया है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो बताना है कैलाश संखला भारत के टाइगर मैन है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर हैं? सबसे ज्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में 526। दूसरे स्थान पे कहां पे हैं? तो दूसरे स्थान पे है 524 कर्नाटक। भारत में कुल सबसे ज्यादा कुल टाइगर कितने हैं पूरे भारत में? तो 2967 बाघ भारत में है, ये रिपोर्ट बताती है वर्ष 2019 की। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पॉइंट अपना। अगला आता है उज्ज्वला के बारे में। उज्ज्वला योजना आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण योजना है उज्ज्वला योजना, और हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला 2.0 की। उज्ज्वला 2.0 विशेष रूप से महिलाओं को चूल्हे से आजादी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना थी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। कब? 1.0 की उज्ज्वला 1.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई थी। दोनों पता होना चाहिए। 1.0 कहां से शुरू हुआ था? बलिया से। 2.0 कहां से शुरू हुआ है? महोबा से। 1.0 के अंतर्गत पहले भारत सरकार का 5 करोड़ कनेक्शन का वादा था, बाद में इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया और इसको सरकार ने सफलतापूर्वक हासिल भी किया है इस लक्ष्य को। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। महोबा, यह आपको पता होना चाहिए, महोबा से शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य है विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों के लिए, कि जो लोग अपने राज्य से बाहर काम करते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता था उज्ज्वला 1.0 के अंतर्गत, तो उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उज्ज्वला 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें कोई भी मजदूर है, किसी भी राज्य में यदि कार्य कर रहा है, भारत का निवासी है, तो इस योजना का लाभ उठा सकता है बहुत ही कम कागजातों के एवज में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत हुई, तो भैया बलिया बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे जैसे भारत आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को, हालांकि कंगना के अनुसार 2014 में, तो उसको भूल जाना है। ठीक है, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, तो इतना याद रखना है कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, 2000 में नहीं, 2014 में नहीं आजाद हुआ था, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लेकिन बलिया में यदि हम बात करें तो बलिया जो है सबसे पहले यदि हम बात करें तो बलिया में आपको देखने को मिलेगा भारत की आजादी से 5 साल पहले ही बलिया को 4 दिनों तक आजाद कराया गया था। 4 दिनों तक बलिया आजाद था वर्ष 1943 में। तो ये आपको 1942 में ये तिथि थी 20 अगस्त 1942। 20 अगस्त 1942 में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में पूरे बलिया जिले को, पूरे बलिया क्षेत्र को आज़ाद करा दिया गया था। हालांकि ये जो आज़ादी थी ये क्षणिक थी और इसमें आपने देखा कि 4 दिनों तक ही ऐसा रह सका था, लेकिन इतिहास में तो दर्ज हो गया कि इस भारत की स्वतंत्रता में भले ही भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन 1942 में बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये 4 दिनों के लिए आज़ाद हो गया था। और किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इसलिए चित्तू पांडे का नाम आपको याद रखना है। जो लोग बलिया से होंगे और कभी यदि इंटरव्यू फेस किए होंगे या आगे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से चित्तू पांडे के बारे में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसको तैयार करके चित्तू पांडे के बारे में आपको तैयार करके रखना है। अब आपको बता दें कि बलिया के बारे में, तो इसकी उत्तरी सीमा जो है वो सरयू नदी निर्धारित करती है, इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो गंगा नदी निर्धारित करती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसका नाम है ददरी मेला। तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ददरी मेला कहाँ लगता है तो आपको बताना है कि बलिया में लगता है। ठीक है,
और साथ ही साथ आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो बलिया से ही संबंधित थे, जन्म स्थान उनका बलिया ही है। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत योगदान रहा था। ये हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद इन्होंने भूमिगत गतिविधियों को उस दौरान बढ़ाया था, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नेता की भी उनको उपाधि मिली थी, कब? जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कार्य किया, उसी के बाद इनको राष्ट्रीय नेता की उपाधि मिली। राष्ट्रीय नेता की छवि इनकी बनकर उभर कर सामने आई, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायण, दोनों लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। 3 से 4 टॉपिक देखे हैं हमने, लेकिन कल से 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 20 प्रश्नों का प्रतिदिन अध्ययन करेंगे और ये जो 20 प्रश्न हल किए जाएंगे इनको आपको ध्यान से रखना है। जो लोग कहते हैं पीडीएफ उपलब्ध कराइए, पीडीएफ एक साथ 600 प्रश्नों की आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन कब? जब 600 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तब। उससे पहले क्या करना है कि प्रत्येक दिन प्रश्न का 20 प्रश्न है ना, तो मोबाइल में 20 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रश्न आपका सेव हो जाएगा। डिस्कशन जो होता है उसको नोट कर लीजिएगा। नहीं भी लेते हैं तो आपके चैनल पर ये वीडियो लाइफ लॉन्ग पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट नहीं होगी। तो आपकी परीक्षा तक तो निश्चित रूप से रहेगी, तो वहां से देख लेना है। हालांकि ओलंपिक से संबंधित मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, ओलंपिक से संबंधित उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, यदि आप उस वीडियो को देखकर जाते हैं, दावे के साथ कहता हूं आपका गलत नहीं होगा, और यह भी दावा करता हूं कि उस वीडियो में जिस प्रकार से ओलंपिक के बारे में बताया गया है उतनी डिटेल आपको किसी चैनल पर मिलेगी भी नहीं। आप तुलना करके देख लीजिएगा, यदि आपकी नज़र में कोई होगा तो आप हमें भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। और जो भी इसमें से जितना आज बताया गया कोई भी डाउट है तो फेसबुक पेज पर आएँ, फेसबुक पेज पर आपके डाउट लिए जाएंगे, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। फेसबुक पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर दी हुई है, वहां पर आप देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।